इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड के हिंदी का कक्षा 10 का जो पेपर आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में वो कैसा होने वाला है। और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। 70 नंबर पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और इन 15 मिनट में आप इस अपठित गद्यांश को अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतरीन काम आप करेंगे अपने लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सामान्य निर्देश कुछ विशेष है नहीं। पहले प्रश्न में आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में। बहुविकल्पी भी रहेंगे, बहुविकल्पी नहीं भी हैं, मतलब उस टाइप के भी हैं। जैसे कि आगे तो बहुविकल्पी हैं, बट इसमें देखिए ये थर्ड वाला क्वेश्चन कैसा रहता है कि इसमें आपको इस चारों रचनाओं में से किसी एक के लेखक का नाम लिख देना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हैं। तो यहाँ पे विकल्प सही नहीं है, लेकिन इस रचना को किसने लिखा था अगर आप उस लेखक का नाम लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सभी जो पाँचों क्वेश्चन हैं आपको 1 नंबर के मिलने वाले हैं। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो आप देखते हैं यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न हो जाते हैं। पहले दोनों 2 नंबर के होते हैं और जो तीसरा वाला है वो 1 नंबर का हो जाता है। और यहाँ पे आपको 1 और 2 नंबर जो प्रश्न हैं इन दोनों को मिलाकर टोटल 10 नंबर के जो प्रश्न हैं ये हिंदी साहित्य के या फिर कवि लेखक या इन सब से रिलेटेड चीज़ों के होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं इसे। और अब आगे वाले चलेंगे तीसरे वाले प्रश्न में। तो यहाँ पे गद्यांश हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। ये जो गद्यांश है और ये आपकी किताब से ही लिए गए हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2-2 नंबर के, तो 2-3 6 नंबर के पूरा गद्यांश है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा करके, यानी आपको ये गद्यांश पढ़कर इसका उत्तर देना है या फिर ये गद्यांश पढ़कर इसका उत्तर देना है। अब यहाँ पे गद्यांश का जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो संदर्भ लिखने वाला है, यानी कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक क्या है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। बाकी रेखांकित ये जो रेखा जिसके ऊपर खींची गई है इसको अपने शब्दों में व्याख्या करने के लिए 2 नंबर मिले हैं और एक विशेष प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। यही सेम हिसाब इस दूसरे गद्यांश के लिए भी है। तो आप मतलब बात समझ चुके हैं। अगले वाले चौथे प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि पद्यांश, इसमें संदर्भ सहित काव्य संदर्भ, ठीक है, संदर्भ व्याख्या और काव्य संदर्भ। यहाँ पे देखेंगे 4 का मतलब क्या हो गया, संदर्भ के लिए 1 नंबर हो गया, व्याख्या के लिए 4 नंबर हो गया और काव्य संदर्भ लिखने के लिए 1 नंबर हो गया। टोटल 6 नंबर के ये प्रश्न रहने वाला है। ये भी अथवा वाला सिस्टम से है, यानी कि आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। आप या तो ऊपर वाले का करें या तो नीचे वाले का करें, लेकिन करना तो है। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे जीवन परिचय ये बेहद फेवरेट है सभी प्रश्न सभी बच्चों का। तो इसमें आपको क्या करना है कि जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का उल्लेख करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद इसमें याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा और सूरदास याद कर लीजिए कवियों में, बस हो जाएगा काम। आपको जीवन परिचय देना और किसी एक रचना का उल्लेख करना, केवल एक रचना। आज एक बच्चे ने पूछा कि सर कि हम वहाँ पे निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी वगैरह वगैरह हेडिंग डाल के लिखे। हमने कहा भैया इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक किताब का नाम लिखना है, चाहे जौन उठा के लिख दो, चाहे वो उपन्यास हो या फिर निबंध संग्रह हो, सब डिटेल से नहीं लिखना है, नहीं तो कहेंगे कि नकल कर रहे हो। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करनी है, बस आपको जीवन परिचय और एक रचना लिखनी है। तो आपको ऐसे 3 नंबर मिल जाएंगे, उसमें 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। यहाँ पे ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है आपको, या तो आपको इस कहानी का या फिर गद्य का और या फिर इस पद्य का, या फिर आप इसे श्लोक कहेंगे, इन दोनों में से किसी एक का करना है। संदर्भ भी लिखना है और आपको इसका अनुवाद भी करना है। तो टोटल 4 नंबर प्रश्न मिलने वाले हैं। संदर्भ के लिए 1 नंबर और अनुवाद के लिए 3 नंबर इस प्रश्न के लिए निर्धारित है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसमें पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है, वो भी जो पेपर में न आया हो, वही वाला यहाँ पर आपको लिखना है। 2 नंबर इसके लिए मिलेंगे, 2 लाइन का श्लोक ही होता है, आपको केवल 2 लाइन ही लिखनी है। अगले वाले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, वो भी संस्कृत में उत्तर देने होते हैं। संस्कृत के प्रश्न का संस्कृत में ही उत्तर देना होता है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। केवल 2 प्रश्न करना है, 2 नंबर ही मिलने वाला है। आगे बात करें 8वें वाले प्रश्न की। तो 8वें प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ये है रसछंद अलंकार से संबंधित,
सभी ये 2-2 नंबर के, 2-2 नहीं है 4, मतलब 2 3 6 नंबर का टोटल हो जाता है। आपको यहाँ पे जो रस्म देखेंगे करोड़ और हास ही आपके पास है, तो दोनों याद कर लीजिए। एक आना मतलब दोनों ऐसे ही आएंगे और एक लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अस्थाई भाव और परिभाषा लिखना है, महत्वपूर्ण है। उपमा रूपक हो गए, सोठा और रुला हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में क वाला हिस्से में आपको उपसर्ग लिखना है। तो केवल 3 के मेल से भैया 3 का प्रयोग करके यहाँ पे टोटल जितने लोग दिए गए हैं 6 लोग दिए गए, उसमें से 3 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर ख वाले हिस्से पे चल रहे हैं, क्या दिखाई देता है भैया कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ पे बचपना, लड़कपना, तो ये सारी चीज़ का करके एक आपको 2 प्रत्ययों को बनाना है, एक एक शब्द बनाना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं समास विग्रह, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें केवल 2 का समास विग्रह करना है और टोटल 4 लोग दिए गए हैं, 4 में से 2 का समास विग्रह करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, तो यहाँ पे तत्सम रूप लिखना है, केवल 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखना है, 4 लोग दिए गए हैं, 2 का लिख लेना है। 2-2 पर्यायवाची लिखनी है 2 शब्दों की, 2-2 पर्यायवाची लिखिए, 4 लोग दिए गए हैं जिसमें से 2 का 2-2 पर्यायवाची लिख रही है, एक पर्यायवाची से काम नहीं चलेगा, 2-2 पर्यायवाची दोनों को लिखना पड़ेगा और 2 नंबर तब आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए नंबर में जो 1+1 दिया गया है, इसका मतलब होता है कि अगर एक प्रश्न का उत्तर आप सही करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर मिलेंगे, गले वाला सही करते हैं तो उसके लिए भी 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 1+1 का मतलब यही होता है, जो भी प्लस करके दिया जाता है इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब संधि विच्छेद करना है, यहाँ पे 2 का करना है संधि विच्छेद, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन के रूप में लिखना है, ठीक है। अच्छा ये तो खा चलने लगा, तो मतलब ये 10वें का का और खा हो चुके हैं। खा वाले में देखिए भैया विभक्ति और वचन लिखना है, 2 ठीक लिखना है। मधु या नदी में से एक का लिखना है, फल या मति में से एक का लिखना है, मतलब भैया पहले वाले में तो ये करना ही है, दूसरे वाले में इन दोनों में से एक करना है, यहाँ पे तभी 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे वाले पे चल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गा वाला प्रश्न में, यहाँ पे धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना है, किसी एक का, तीनों में से किसी एक का, 2 नंबर मिल जाएंगे इसके लिए। और अगला है हिंदी में, यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, यानी संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी संस्कृत में बदलने के लिए किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में बदल दीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से 2 को करना है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं, तो यहाँ पे किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 4 विकल्प दिए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पढ़ लेना भैया, वन महोत्सव पढ़ लो, इतना पर्याप्त है, और ये दोनों पढ़ लोगे तो ये आने तय हैं, ठीक है। 6 नंबर की ये रहने वाले हैं, निबंध लिखना बहुत बढ़िया रहेगा, हेडिंग के साथ लिखना, हेडिंग डालते हुए। अब आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न में। 12 नंबर में देखिए भैया पठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्न होता है। अब आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लगता है, ये आपको अपने स्कूल से पता करने पे पता चल जाता है, या फिर अगर आप उठाते हैं क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ पे खंड काव्य में हर एक खंड काव्य के साथ में लिखा रहता है कि किस ज़िले में ये लगने वाला है, तो आप ऐसे निर्धारित कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे ज़िला है प्रयागराज और यहाँ पे लगता है अग्रपूजा, तो अग्रपूजा में देखिए पूर्वाभास सर्ग जो है इसका कथा वस्तु लिखने के लिए आ गया है, और नायक का चरित्र चित्रण यानी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण अग्रपूजा के हिसाब से ये तो हर साल आना तय ही है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देना होता है, और ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको देखिए भाई नंबर कितने मिल जाते हैं, 3 नंबर मिल जाते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए मतलब टोटल 3 नंबर मिलते हैं, अब आप जितना भी करना चाहें इतना कर लें। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारा पेपर समझ में आया होगा कि कैसे आने वाला है।